लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। अब हम देखेंगे कि चेंजेस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या चेंजेस होते हैं। तो इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है ओवेरियन चेंज और एक होता है यूटेराइन चेंज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओवेरियन चेंज क्या होता है। तो इसमें भी टू फेजेज होते हैं, एक होता है फॉलिकल फेज और एक होता है ल्यूटिनाइजिंग फेज। सबसे पहले हम देखेंगे फॉलिकल फेज क्या होता है। तो फॉलिकल फेज कितने दिन का होता है? 14 डेज का होता है। 14 डेज का होता है। फॉलिकल्स 20 वीक्स फीमेल फीटस हैव अ 7 मिलियन फॉलिकल। आफ्टर द 20 वीक्स ऑफ द फर्टिलाइजेशन जो फीमेल का फीटस होता है उसमें कितने फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं? 7 मिलियन फॉलिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। फिर स्लोली क्या होता है, ये जो फॉलिकल्स होते हैं वो क्या होने लगते हैं? डीजनरेट होने लगते हैं। और एट द बर्थ टाइम कितने फॉलिकल्स बचते हैं? 2 मिलियन फॉलिकल्स आर प्रेजेंट। ठीक है। एट द प्यूबर्टी कितने फॉलिकल बचते हैं? 4 लाख फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं। और एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज लेस देन 10,000 फॉलिकल्स आर दी प्रेजेंट। तो हम देखेंगे ओवेरियन चेंजेस क्या होता है, इसका क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले क्या हो जाता है, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रहता है उसका लेवल कितना होता है? 3 to 10 मिलीलीटर। फिर उसके बाद क्या होगा, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो किस पे वर्क करेगा? फॉलिकल्स पे वर्क करेगा। जैसे ही फॉलिकल्स पे वर्क करेगा तो जो फॉलिकल है वो क्या होने लगेगी? ग्रो अप होने लगेगी। जब इतनी सारी फॉलिकल्स हैं उनमें से एक क्या रहती है? डोमिनेंट फॉलिकल होती है और जो सबसे ज़्यादा ग्रो करती है। एक फॉलिकल क्या करती है? सबसे ज़्यादा ग्रो करती है। फिर जो फॉलिकल ग्रो करेगी वो क्या करेगी? एस्ट्रोजन को रिलीज करेगी। ठीक है। एस्ट्रोजन जैसे ही रिलीज होगा तो जो एस्ट्रोजन रहेगा वो क्या करेगा? सप्रेस कर देगा। जो फॉलिकल जो ग्रो हुई है वो क्या करेगी? एफएसएच को सप्रेस कर देगी और स्टिमुलेट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को क्या कर देगी? स्टिमुलेट कर देगी। अब जो एफएसएच है वो सेपरेट हो चुका है और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो स्टिमुलेट हो चुका है। अब जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो किस पे वर्क करेगा? मैच्योर फॉलिकल पे, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्राफिन फॉलिकल। ये क्या करेगा? डोमिनेंट फॉलिकल पे वर्क करेगा और फिर क्या हो जाएगा? जो ग्राफिन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाएगा। जैसे ही रप्चर हो जाएगा तो उससे क्या निकल जाएगा? ओवम निकल जाएगा। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, जिसपे क्या होता है? ओवम का रिलीजमेंट हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होगा? अब जो ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो चुकी है उसके कुछ पीसेस बचे रहेंगे और उस जो पीसेस बचे हुए हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? कार्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं? कार्पस ल्यूटियम। अब हमारा फर्स्ट फेज खत्म हो चुका है। सेकंड फेज आ जाता है ल्यूटियल फेज, जो कितने दिन का होता है? 15 to 20 डेज का होता है। कांस्टेंट फेज 14 डेज, मतलब ये कांस्टेंट रहता है, 14 डेज रहता ही रहता है। फिर अब हम इसका प्रोसेस देखेंगे। जो कार्पस ल्यूटियम है, जो पीसेस क्या हुए हैं? बचे हुए हैं ग्राफिन फॉलिकल के, डेट इज कॉल्ड कार्पस ल्यूटियम। अब कार्पस ल्यूटियम क्या करेगा? हार्मोन रिलीज करेगा फिर से। कौन से? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। अब इस पे प्रोजेस्ट्रॉन वर्क करेगा। प्रोजेस्ट्रॉन क्या करेगा? इट इज टैकोलाइटिक एजेंट। ये क्या है? एक टैकोलाइटिक एजेंट है जो प्रिवेंट करता है यूटेराइन के कॉन्ट्रैक्शन को। ठीक है। अब क्या होगा? फ्यूचर ऑफ कार्पस ल्यूटियम। अब देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, अगर प्रेगनेंसी नहीं है, और फर्टिलाइजेशन मतलब प्रेगनेंसी हो चुकी है, कंसीव हो चुकी है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अगर अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो क्या होता है? कार्पस ल्यूटियम मेंस्ट्रुअल्स एल्बिकन्स डिसअपियर इन 28 डेज। ये क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा और 28 डेज में क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन है तो इसको क्या बोलेंगे? कार्पस ल्यूटियम वेरम बोलते हैं, जो क्या कितने टाइम तक रहता है? अप टू 3 मंथ तक क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। और ये क्या करता है? फीटस की ग्रोथ को और उसे फ्लूइड प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। और ये कब तक प्रेजेंट रहता है? जब तक प्लेजेंटा का डेवलपमेंट नहीं हो जाता है। जैसे ही प्लेजेंटा डेवलप होता है तो प्लेजेंटा क्या करता है? इसकी जगह ले लेता है और फीटस की ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ये था हमारा ल्यूटियल फेज। अब हमारा ओव्यूलेशन चेंजेस कंप्लीट हो चुका है, ओवेरियन चेंजेस कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे यूटेराइन चेंज क्या होता है।
तो यूटेराइन चेंज के भी 3 फेजेज होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज को भी हम क्या बोलते हैं, कैटामेनिया बोलते हैं। व्हाट इज कॉल्ड, कैटामेनिया। ये कितने डेज का होता है, 1 to 5 डेज का होता है। फिर इससे क्या होगा, जो कार्पस ल्यूटियम है वो डिसअपियर हो जाएगा। जैसे ही डिसअपियर होगा तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, एस्ट्रोजन वर्क कराएगा वेजो डायलेशन, ठीक है। वेजो डायलेशन मतलब यूटेराइन आर्टरी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। फिर इस पे क्या होगा, हाइपोक्सिया एंड इस्चीमिया एंड इरिवर्सिबल नेक्रोसिस होगा। फिर एंडोमेट्रियम सेल की डेथ हो जाएगी, और जैसे ही एंडोमेट्रियम सेल की डेथ हो जाएगी तो ये क्या स्टार्ट कर देगा, ब्लीडिंग स्टार्ट कर देगा। हेमेटोमेट्रा, ब्लड फिल्ड इन यूटेरस, ब्लीडिंग स्टार्ट कर देगा। हेमेटोमेट्रा क्या होता है, यूटेरस में ब्लड का फिलअप हो जाना। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, सेंसेशन कैसे आएगा, सेंसेशन हाइपोथैलेमस जो होगा, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, पोस्ट पिट्यूटरी हार्मोन में क्या होगा, ये रिलीज करेगा ऑक्सीटोसिन, और जैसे ही ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा तो ये यूटेरस से क्या हो जाएगा, ब्लड आना चालू हो जाएगा, विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। तो ये था हमारा यूटेराइन चेंज। नेक्स्ट हम देखेंगे एंडोमेट्रियम की थिकनेस कितनी होती है, 5 to 6 mm, ठीक है। एंड ऑफ ब्लीडिंग फेस में कितना बचता है, ये 1 mm, ठीक है। मतलब जैसे ही ब्लीडिंग खत्म होती है तो जो थिकनेस होती है वो क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, और कितनी बचती है, 1 mm बचती है। सो हमने कौन सा फेज देखा, ब्लीडिंग फेज देखा। फिर सेकंड आ जाता है प्रोलिफेरेटिव फेज। प्रोलिफेरेटिव फेज कितने डेज का होता है, 6 to 14 डेज का होता है। 6 to 14 डेज का होगा तो इसमें क्या होगा, जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन में क्या हो जाएगा, हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, मतलब इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल। इसमें क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ सेल क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। वापस से जो एंडोमेट्रियम है वो क्या हो जाएगी, थिकनेस उसकी क्या होने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी वापस से, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद से फिर उसके बाद थिकनेस कितनी चले जाएगी, 2 to 3 mm चले जाएगी। कितनी जाएगी थिकनेस, 2 to 3 mm। फिर ये जो होता है वो क्या होता है, प्रोलिफेरेटिव फेस होता है। फिर थर्ड आ जाता है हमारा सीक्रेटरी फेस, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रीपरेटरी फेज। ये कितने डेज की होती है, 15 to 20 डेज की होती है। इसमें क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम रिलीज होता है। जैसे ही कार्पस ल्यूटियम रिलीज होगा तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों क्या हो जाएंगे, सीक्रेट होने लगेंगे। एस्ट्रोजन क्या करेगा, हाइपरप्लेसिया, और प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, हाइपरट्रॉफी। फिर एंडोमेट्रियम की थिकनेस वापस से कितनी हो जाएगी, 5 to 6 mm की हो जाएगी। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये क्या होती रहती है, रिपीट होती रहती है जब तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो जाती है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा, सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, फिर इसकी रेंज क्या होती है, और फिर उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या चेंजेस आते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के चेंजेस 2 पार्ट में डिवाइड हैं, ओवेरियन चेंज और यूटेराइन चेंज, ठीक है। फिर उसके बाद ल्यूटियल फेस, इसमें 2 फेस आ जाते हैं, एक आ जाता है ल्यूटियल फेस आ जाता है, और एक आ जाता है फॉलिकल फेस आ जाता है। और यूटेराइन चेंज में हमने क्या देखा, 3 फेस देखा, एक आ जाता है ब्लीडिंग फेस, एक आ जाता है प्रोलिफेरेटिव फेस, और एक आ जाता है सीक्रेटरी फेस। फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। इसके भी बहुत सारे पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है, जैसे एमनोरिया, डिसमेनोरिया, पॉलीमेनोरेजिया, ओलिगोमेनोरिया, हाइपरमेनोरिया, हाइपोमेनोरिया, मेनोरेजिया, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। थैंक यू।